आज हम इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग ये 2 शब्द करेंगे। लेकिन ये जो शकी शब्द है, ये थोड़े अलग चलते हैं इकारांत पुल्लिंग से। होते ये भी इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन ये थोड़े अलग चलते हैं, एक्सेप्शनल है। इन्हें हम नहीं समझेंगे, बस ये देख लेंगे कि इससे इनके डिफरेंस क्या-क्या है। उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे और ये और व्याधि शब्द, इन 2 की हम पूरी प्रॉपर सिद्धि को एक बार समझ लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है? तो इनकी सिद्धि करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले व्याधि सु सुप्रत्यय, जो हमारा पहला प्रत्यय है प्रथमा एकवचन का। होता क्या है इसमें? इत होने के बाद में यहाँ व्याधिस बचेगा। और इस स को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होके बन जाएगा व्याधि। ठीक है? दूसरा होता है औ, व्याधि औ। प्रथमयो पूर्व सवर्ण नामक जो सूत्र हमने पढ़ा था, अकरंत पुल्लिंग करते समय, वो क्या कह रहा था कि अगर अच हो और यहाँ इक हो, इक ये तो अक लिखा था, लेकिन हमने नादि चीजें पढ़ा तो पता चला कि वहाँ इक भी आता है, तो उससे निषेध होके यहाँ इक रह जाता है। तो इक हो और पीछे ये हो तो फिर क्या होगा अच आने पर? तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा। पूर्व क्या है? पूर्व है ई। अब ई का सवर्णी दीर्घ होता है ई। ठीक है? इस वजह से हम यहाँ कर देंगे व्याधि। ठीक है? फिर व्याधि जस। अब यहाँ इकारांत पुल्लिंग से संबंधित पहला सूत्र प्रयोग में लगेगा, वो है जसिच। जसिच क्या कहता है कि जस परे होने पर रस्वांत अंग को, रस्वांत अंग रस्व ई उ री और री, इनको हम रस्व बोलते हैं। तो इनसे अंत होने वाले अंग को गुण हो जाता है। इनसे संबंधित गुण हम सबको पता है क्या क्या होते हैं, हमने गुण संधि पढ़े हैं। यहाँ है ई। ई संबंधित गुण क्या होता है? ए होता है। गुण 3 है ना, अ ए और ओ। तो क्या हो जाएगा? गुण। तो बनेगा व्याधे अस। जस की ज को इत हो गया है इस वजह से। ठीक है? अभी ए के बाद में यदि अ आए तो हम क्या करते हैं? एचो ए वायवह, एचो ए वायवह करते हैं। तो क्या होता है? अय हो जाता है ए को, ए को अय, ओ को अव, और आई को आई आई और औ को आव होता है। तो यहाँ क्या है? ए को अय और ओ को अव होता है। यहाँ हो जाएगा अय। तो क्या बन जाएगा? व्याधय और अस। व्याध्यस को स को विसर्ग होके बन जाएगा व्याधयः। ठीक है? अभी हम इसी तरह से 3 ये कि ये प्रथमा विभक्ति वायु शब्द की करते हैं। अगर व्याधि के बजाय यहाँ वायु हो, तो वही वायु को सु लग के वायुस, और वायुस से क्या बनेगा? वायुः। ठीक है? दूसरा, वायु के बाद में हमने क्या लगाया? औ। वही पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करने से सेम सिचुएशन है। पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करेंगे तो उ का दीर्घ क्या होता है? वायु। ठीक है? तीसरा, प्रथमा बहुवचन का वायु और शस प्रत्यय।
जस प्रत्यय, जस लगने पे क्या होता है? गुण आदेश लिखा था, अभी उ को गुण क्या होता है? ओ, तो यहाँ बनेगा वायो प्लस अस, एचो ये वायाव से यहाँ क्या आएगा? जैसे यहाँ अय आया था, यहाँ अव आएगा, तो क्या बनेगा? वायव अस, जोड़ेंगे तो बनेगा वायवः। प्रथमा विभक्ति हमने वायु शब्द और व्याधि शब्द की दोनों की एक साथ सिद्ध करी है। कैसे करी है? व्याधिः व्याधि व्याधयः, वायुः वायु वायवः। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। ये मिटाने नहीं थे, एज इट इज काम आ जाते। एक सूत्र हमने अकारांत में पढ़ा था, अमी पूर्व। अमी पूर्व क्या कहता है कि यदि अम का, अम कौन सा? जो द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सुप प्रत्यय में, वो है अम। तो यदि अम का अम अ किसी अच के परे हो, खासतौर से अक के, तो क्या हो जाता है उसको? तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, यानी कि जो पहले वाला है वो अकेला रहेगा और बाकी दोनों हट जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों की जगह पर अकेला पहला वाला रहेगा। तो व्याधि अम, व्याधि अम, यहाँ अगर हम पर और पूर्व दोनों के स्थान पर मात्र पूर्व रूप एकादेश करेंगे तो क्या बनेगा? व्याधि। ठीक है, इसी तरह से वायु का बनेगा वायु अम, वही अमी पूर्व से करने से वजह से उ एकादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा वायु। ये एकादेश क्या होता है और पूर्व रूप एकादेश क्या होता है? तो भाई जो पहले वाला रूप है ना, यहाँ हमेशा जब भी संधि का चीज आएगा, संहिता संज्ञा होगी, तो एक स्वर पहले होगा और दूसरा स्वर बाद में होगा, तो ये इसको हम कहेंगे पूर्व, इसको हम कहेंगे पर। ठीक है, पूर्व के स्थान पे कोई आदेश होगा तो पूर्वादेश, पूर्व के स्थान पे होने वाला आदेश पर के स्थान पे कोई आदेश होगा तो उसको ये आदेश हो गया। लेकिन जब भी हम यूं कहेंगे पूर्व और पर के स्थान पर एक एकादेश होना, तो ये दोनों हट जाएंगे और उनकी जगह कुछ और आ जाएगा। जब भी हम यण अयादि वगैरह करते हैं ना, तो वो यूजुअली होती है पूर्व के स्थान पर, पूर्व के स्थान पर आदेश होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पूर्व रूप करते हैं तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। ठीक है, तो ये था हमारा द्वितीय एक वचन। द्वितीय बहुवचन आउट होता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रथमा बहुवचन बना था, व्याधि और वायु, ये बन जाएंगे कैसे? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश से, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इस सूत्र से। फिर आता है बहुवचन, तो व्याधि शस। एक सूत्र था अकारांत पुल्लिंग के अंदर कि तस्मात् छसो नः पुंसी। ठीक है, ये क्या कह रहा था कि जो शस का स है, इसको न आदेश होगा। ठीक है, और कब होगा? पूर्व सवर्ण के बाद स्थित शस को नकार आदेश होता है। पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण कब आता है?
अभी हम देखते हैं कब आता है। व्याधि है, शस का क्या होता है अस, पीछे अजंत है, आगे ये है। तो जब हमने यहाँ किया था औ में व्याधि प्लस औ किया था, तो हमने क्या किया, पूर्व सवर्ण दीर्घ आर्गेश करके व्याधि बनाया था। ठीक है, तो इस अ के और इस ई के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा, तो क्या बनेगा, व्याधि स बना। अब इस व्याधीस का जो सकार है, इसको तस्मात् छसो न पुंसी क्या कहता है कि अगर यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है तो इसके बाद वाले सकार को हम नकार में बदल देंगे, और वो सकार किसका होना चाहिए, शस का होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पूरे शस को ही नाम में बदलने कहा, लेकिन शस का क्या बचा है इसके अंदर, सिर्फ सकार ही बचा है। बाकी का क्योंकि सकार को अगर कुछ करेंगे तो भाई और भी सकार होते हैं, इसलिए इन्होंने पूरे शस को न आदेश बोला है। अभी शस को पूरा को न आदेश कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि श को तो हो गया इत संज्ञा, और जो अ था वो हट गया क्योंकि उनको पूर्व सवर्ण दीर्घादेश हो गया। तो ठीक है, ये सब बचा, इस सकार को हमने न आदेश किया तो क्या बना, व्याधीन। ठीक है, ऐसे के ऐसे वायु शस, इसको हुआ अस, पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करके बना वायुस, और तस्मात् छसो न पुंसी करने से बना वायु न। ठीक है, ऐसे करके हमारी द्वितीय विभक्ति सिद्ध हो गई, व्याधि व्याधि व्याधीन, वायुम वायु वायुन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति सिद्ध हो गई दोनों की, उकारांत पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग दोनों की। अजंत के थोड़े से अलग चलते हैं, अदंत के या कारांत के, लेकिन इकारांत और उकारांत में सेम नियम लगते हैं, पूरे में कहीं कोई अंतर नहीं है। एक में ई है और एक में ऊ है, बस यही एक बड़ा अंतर है, क्यों, क्योंकि दोनों की घी संज्ञा होती है, इस वजह से सेम सूत्र लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तृतीय विभक्ति की ओर, व्याधि टा, और वायु के साथ भी लगाते हैं टा। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, पहले आता है शेषो ज्ञ सखी। ये कह रहा है कि नदी के बाद में जो बच्चे हैं इकारांत और उकारांत, वो, और उनमें से भी सखी नहीं होना चाहिए, बाकी सबकी घी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, घी संज्ञा क्यों करी, तो घी संज्ञा इसलिए करी ताकि हम आगे के सूत्र लगा सके, जो है पहला आंगोना स्त्रियाम। ये बोल रहा है कि घी संज्ञक के परे अगर टा हो तो उसको ना आदेश हो जाता है, अगर घी संज्ञक स्त्रीलिंग ना हो तो। अगर स्त्रीलिंग हुआ तब हम टा को ना नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या हम क्या कर रहे हैं, हम इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द कर रहे हैं, तो ये दोनों ही घी संज्ञक है पहला, और दूसरा दोनों ही स्त्रीलिंग के नहीं है, इस वजह से इन दोनों में ही टा को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो यहाँ होगा व्याधिना, और यहाँ हो जाएगा वायुना। ठीक है, उसके बाद आते हैं ता के बाद में क्या आता है, भ्याम। तृतीया द्विवचन का रूप होता है भ्याम। ये तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों के अंदर द्विवचन में है, तीनों का एक साथ हो जाएगा, तो व्याधि और भ्याम। वायु भ्याम, ये सीधे सीधे पीछे जुड़ जाएंगे, साथ के साथ क्या होगा, हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें वयादि अगर हो, क्या, सुप परे में, तो फिर उसको इसके अंगों को क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। रामाभ्याम बनाए थे हमने, या वाताभ्याम बनाए थे हमने,
बिल्कुल वैसे के वैसे इनको बन जाएगा व्याधिभ्याम। ठीक है? व्याधिभ्याम और वायुभ्याम। क्यों? क्योंकि भ मयादि प्रत्यय में आता है। वयादि प्रत्याहार में आता है। ठीक है? उसके बाद तीसरा है जो बहुवचन है तृतीया का, भेष। सिंपल सा है वो भी। क्या है? व्याधि भेष वायु भेष। तो व्याधि भी है और वायु भी है। तो क्या बने? व्याधिना व्याधिभ्याम व्याधिभिः वायुना वायुभ्याम और वायुभिः। व्याधिना व्याधिभ्याम व्याधिभिः वायुना वायुभ्याम वायुभिः। दीर्घ आदेश से खराब हो रहा था। ठीक है, ये हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। अब हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी क्या है? टाभ्याम इसके बाद क्या आता है? ङे भ्याम भ्यस। फिर आता है ङसी भ्याम भ्यस। तो हमको भ्यस में कुछ करना नहीं है, दोनों में आएगा वायुभ्यः और व्याधिभ्यः। ठीक है, एज इट इज पीछे जुड़ के व्याधिभ्याम व्याधिभ्यः वायुभ्याम वायुभ्यः। सखी में भी सखीभ्याम सखीभ्यः वायु वायुभ्याम वायुभ्यः वायुभिः। एज इट इज तीनों में ये सेम है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमें कहाँ परिवर्तन करना है? ङे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस ग सो साम, इन तीनों को सबसे पहले लेते हैं हम ये। तो व्याधि ये और वायु ये। ठीक है, अभी यहाँ पर घे ङेते यानी ङित। ङित क्या होगा? जिसमें न की इत संज्ञा हुई हो। किस किस में होती है? ये भ्याम व्यस ये में होती है, गसी भ्याम यस की गसी में होती है, गस उस्गान की गस में होती है और नी और सुप के नी में होती है। तो ये चारों के चारों नित्य है। तो इस वजह से इनको क्या होगा? गुण आदेश। ठीक है, तो इनको गुण आदेश हो जाएगा इनके पीछे होने की वजह से। चारों एक साथ लिखती हूँ। व्याधि नासिक वायु नासिक व्याधि नासिक वायु नासिक और लास्ट व्याधि में वायु में। ठीक है, अब इनमें न की इत संज्ञा होने के बाद क्या क्या बच रहा है? व्याधि प्लस ए और वायु प्लस ए बचे। और अब इस ए के पीछे होने की वजह से, क्यों? क्योंकि ये नित्य है, इसको गुण आदेश हुआ। तो ई से गुण आदेश क्या होता है? व्याधि। यहाँ आएगा व्याधि।
और यहाँ क्या आएगा, व्याधे प्लस ए, और यहाँ आएगा वायु प्लस ए, वायु के बाद में ए। अभी एच ओ ये वायव पढ़ा था, वहां पर एच को ए को ए और ओ को आव हो रहा था, अब हो रहा था, अब नहीं अब हो रहा था। ए को ए और ओ को अब, तो यहाँ हम करेंगे व्याधे को व्याधय और ए, और यहाँ इसको होगा वायव और ए, तो क्या बनेंगे, व्याधये और यहाँ बनेगा वायवे। व्याधये और वायवे, ठीक है। अगला है जिसके अंदर क्या हो रहा है, फिर से हाँ इन दोनों में सेम ही बैठेगा, क्यों, क्योंकि इनमें भी अस बचेगा, व्याधि प्लस अस, और यहाँ वायु अस, इनमें भी अस शेष रहता है और इनमें भी अस शेष रहता है, तो इसके आगे का प्रोसीजर सेम चलेगा। अभी क्या है, धी को अस होने के कारण, अस कौन सा मित है, इस वजह से इसको क्या हो जाएगा, व्याधे, तो ये हो जाएगा व्याधे अस, ठीक है। यहाँ इसको भी हो जाएगा वायु अस, फिर से वही एचो ये वायव, तो इसको हो जाएगा अय, तो ये हो जाएगा व्याध य, फिर अस, इसे हो जाएगा वाय व और अस, तो ये बन जाएगा वायवः और ये बन जाएगा व्याधयः, ठीक है। इसी वजह से अच्छा, पूर्व रूप आदेश होता है इनमें, घसी घसोच में, यानी घसी और घस अगर इन दोनों वाली हो, तो यहाँ अगर ये व्याधे अस आया, तो ए और अ को हमने अयवायावह नहीं करना है, हमें वहां क्या करना है, पूर्व रूप आदेश करना है। नहीं सोचो कहाँ मिस्टेक हुई, पूर्व रूप आदेश करना है यहाँ पर, तो व्याधे अस पूर्व रूप क्या होगा, व्याधे, वायु अस पूर्व रूप क्या होगा, वायु, तो ये होगा व्याधेश, तो बनेगा व्याधेय और वायुस, तो बनेगा वायोः, व्याधेह दोनों सेम, और यहाँ वायोः दोनों सेम, ठीक है। लास्ट बचा ये व्याधो, यहाँ पर और एक अड़चन है कि अगर ये नी तो है ही, जिसकी वजह से इस व्याधि को व्याधे हो जाएगा, प्लस ई बचेगा, और इस वायु को वायु हो जाएगा और ई बचेगा। इसके बाद लगता है अच्छघेय, रस्व इकार और रस्व उकार के परे नी को ओथ और घी को अथ आदेश होता है, इस वजह से ये जो मी को, इस ए को तो हम छोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, नी को तो ओथ हो रहा है, पीछे तो रहेगा ओथ, ठीक है।
और आगे जो व्याधि था, उस व्याधि के ई को क्या हो रहा है? अथ। तो ये बनेगा व्याध। वैसे के वैसे यहाँ बनेगा वाय ओत। दीर्घ आदेश बन जाएगा, दीर्घ आदेश होगा यहाँ पर। दीर्घ कैसे होगा? अ के बाद में ओ आएगा तो दीर्घ होता है वृद्धि रेचि से। ठीक है, तो दीर्घ आदेश होके बनेगा व्याधौ। और ये बनेगा वायु। हरि शब्द को बनता है हरऊ, गुरु शब्द को बनता है गुरु। तो ये बना व्याधौ और ये बना वायु। इसको सबको इरेज करती हूँ। अभी कुछ एक सिद्ध करने बाकी हैं। क्या बचा? ताभ्याम हो गया, नीभ्याम हो गया, नसीभ्याम हो गया। नस के बाद में क्या था? ओस। हम ओस सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो व्याधि ओस। ठीक है, अभी ई है और उसके बाद में ओ है, तो इसको क्या होगा? इको यंची से यण आदेश हो जाएगा। तो ये बनेगा व्याध्य, फिर ओस है तो हो जाएगा व्याध्योस। ठीक है, तो इसको क्या होगा? व्याध्यो। बिल्कुल ऐसे ही वायु था, वायु के बाद में ओस, वायु ओस। वही यण, यण के यहाँ व, यहाँ क्या बनेगा? व। तो वाय व। व हलंत वाला था, उसमें ये मिलेगा तो वो जाएगा वायवोस। और विसर्ग होने के बाद क्या बनेगा? वायवोह। ठीक है, ये हुआ ओस से। फिर आता है नस ओस आम। आम आता है, उस आम में नुट का आगम भी होता है ना नुट का आगम। किससे होता है? रस्व नद्यापो नुट से। और फिर नाम ही की वजह से उसके दीर्घ आदेश भी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? व्याधि। इसके पीछे आया आम, तो यहाँ हुआ नुट का आगम। नुट चूंकि तित है इस वजह से आदि में होगा, इसलिए यहाँ जुड़ेगा। और न और आम मिलके बनाएंगे नाम। नाम परे होने पर दीर्घ आदेश होता है नामी च से, नामी से, सॉरी नामी से। तो नामी से दीर्घ आदेश होके बनेगा ये व्याधि नाम। इसी तरह से वायु, उसके पीछे आम, नुट का आगम होगा, तित होने से आगे होगा, मिलके बनेंगे नाम। नामी से नाम पर होने पर इसको हो जाएगा दीर्घ, तो ये बनेगा वायु नाम। ठीक है, तो ngस ओस आम हो गया। लास्ट लाइन है नी ओस सुप है। तो नी का हम बना चुके हैं, ओस का वही बनेगा जो ये बना है, सेम टू सेम वायु हो और व्याधि हो। फिर बचा लास्ट सुप। तो यहाँ हम लिखते हैं व्याधि सुप। सुप के प को चला जाएगा, पीछे बचेगा सिर्फ व्याधिसु। तो ये बचा व्याधिसु। आदेश प्रत्यय क्या कहता है? इन प्रत्याहार हो, तो यहाँ इन प्रत्याहार है। ये जो ई है व्याधि का, ये इन में आता है, इस वजह से इस सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। क वर्गीय इन प्रत्याहार होने पर इस सकार को ये शकार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? व्याधिशु।
इसी तरह से वायु, पीछे सु, व्यायुसु, उ भी इनमें आता है, इस वजह से हो जाएगा वायुषु। अब लास्ट बचता है सिद्धि के अंदर, संबोधन के अंदर व्याधि सेम टू सेम यहाँ से उठाया है, व्याधयः सेम टू सेम यहाँ से उठाया है। ये व्याधि कैसे बदला? तो इसके लिए सूत्र है रस्वस्य गुणः, यानी कि संबुद्धि परे होने पर रस्वांत अंग को गुण आदेश हो जाता है। तो हमने जो यहाँ व्याधि किया था, ये व्याधि को व्याधि हो जाएगा, और हमने एक सूत्र अजंत पुल्लिंग में भी देखा था, वो ये था कि संबुद्धि परे हो तो जो संबुद्धि संज्ञक हल होता है उसका लोप हो जाता है, संबुद्धि संज्ञक हल का लोप हो जाता है। उस संबुद्धि संज्ञक हल का लोप होने से व्याधे तो बना, लेकिन सुख का जो स पीछे था उसका हो गया लोप, इस वजह से बचा सिर्फ व्याधे। वैसे के वैसे गुण होके वायु तो बना, पीछे के स का लोप होके सिर्फ बचा वायु। तो ये तो है हे व्याधे, और यहाँ है हे वायु। बाकी वायु और वायवः एज इट इज प्रथमा विभक्ति से लेते हैं। क्यों? क्योंकि संबुद्धि संज्ञा सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? संबोधन में एक वचन सुप्रत्यय की संबुद्धि संज्ञा होती है, और किसी की नहीं होती। तो ये दोनों शब्द रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए? आंसर दो अतुल, आज सिर्फ तुम हो क्लास में। तो ये हो गए वायु शब्द और व्याधि शब्द, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग में हरि, कवि, मुनि, विधि, गिरि, अग्नि, अरि, असि, अतिथि, पाणी, प्रजापति, रश्मि, और इसके अलावा भी और सारे और कई सारे रूप होते हैं जो सेम टू सेम चलते हैं। शक्ति शब्द इसका एक्सेप्शन है। कहाँ एक्सेप्शन है? पहला सखायो पे, व्याधि था, यहाँ सखायो है, यहाँ व्याधय है, यहाँ सखाय है, आय है, यहाँ नहीं है, व्याधय है। हाँ अय है, यहाँ पर भी अय है, ये सेम है, ये भी सेम है। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ सब अलग है, ये भी सेम है। ये शब्द रूप इतना पोर्शन जो है, और ये इनमें हर जगह अंतर नहीं आता। यहाँ पर जो औ था, पूर्व सवर्ण दीर्घ वो यहाँ निषेध होने की वजह से यहाँ सखा योग बन गया। तो जो परिवर्तन है वो कहाँ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, इतना। उसके अलावा यहाँ से लगाकर यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है सखी शब्द के अंदर। ठीक है, इसके रूप अलग चलते हैं बस, इनमें से कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता। वायु शब्द के तरह तरह चलते हैं, गुरु, भानु, विदु, शंभु, मृत्यु, मृदु, साधु, पांशु, पशु, ईशु, शत्रु, प्रभु, बिंदु, परशु और बाहु। इसके अलावा भी होते हैं और जो इसकी तरह चलते हैं। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में करेंगे ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द। ऋकारांत होते हैं ये, क्योंकि हमने अ, ई, उ ये तीन देख लिए। अब री है, री पर कोई शब्द यूजुअली मिलता नहीं है ना, हमें करना होता है। ये करने के बाद में जो रस्व होते हैं ना, रस्व अजंत, वो पूरे हो जाएंगे। फिर अ से बनता है आ,
विश्वपा इसके जैसे चलते हैं जो हमने नहीं किए, इतने जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर इनका कोई योगदान नहीं है। ई से होते हैं इकारांत, ये ज्यादातर स्त्रीलिंग के होते हैं, पुल्लिंग में इसके कमी मिलते हैं। ठीक है। और ऊ से होते हैं उकारांत, ये भी स्त्रीलिंग में इजीली मिल जाएंगे। स्त्रीलिंग में इकारांत, उकारांत और ईकारांत और उकारांत चारों तरह के रूप मिलते हैं। अकारांत मुश्किल ही मिलते हैं लेकिन आकारांत मिल जाते हैं। रिकारांत में मातृ मिलता है और इसी की तरह चार और शब्द होते हैं जो रिकारांत में चलते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं चलते। इस तरह से एकारांत और मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अजंत शब्द रूप इतने ही होते हैं, ये भी कम। तो एक बार जब हमारा रिकारांत पूरा हो जाएगा तो गो शब्द को वैसे भी सीधा देख लेना, जैसे हमने सखी शब्द बोला है। पितृ शब्द और कर्तृ शब्द में क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि यहाँ एक दो जगह ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि यहाँ पितृन और कर्तृन सेम टू सेम है। कर्तृ भी, ये जो है ना, पितरः पितृन पितृभि पितृभ्य पितृभ्य पितृनाम पितृषु। कर्तारः कर्तृन कर्तव्य कर्तव्य कर्ता कर्तृनाम कर्तृषु। तो यहाँ पर अंतर कहाँ है? सिर्फ यहाँ, यहाँ पितरः है और यहाँ कर्तारः है, दीर्घ हुआ है, ये अंतर है। दूसरा अंतर कहाँ है? पितरौ पितृभ्याम और पित्रोह, कर्तारौ कर्तृभ्याम और कर्त्रोह, कोई अंतर नहीं। यहाँ है पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी, कर्ता कर्तारम, यहाँ फिर से दीर्घ वाला, कर्त्रा कर्त्रे कर्तु कर्तु कर्तरी। सिर्फ यहाँ दो जगह अंतर है दोनों में, बाकी कोई खास अंतर नहीं है। इसमें भी हमें यहाँ एक जगह ध्यान देना होता है, कर्ता कैसे बना। ठीक है। बाकी सब जैसे ये कर्त्री, कर्त्री है शब्द, और यहाँ कर्तृभ्याम सेम टू सेम, कर्तृ भी सेम टू सेम। ये ऐसी जगह है जहाँ किसी को कोई माताफोड़ी करने की जरूरत नहीं। कर्तृ नाम, इसके अंदर वही चीज जो हमने यहाँ पर करी, इसको दीर्घ किया है और यहाँ ना न जोड़ के नाम किया है, बस एक फर्क पड़ा है, अटकुप्पांग जुम व्यय भी लगाने की वजह से यहाँ न आ गया, न को न हो गया। उसके अलावा और कोई नहीं है। कर्तृषु बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक में हमने किया है। तो ये इतने शब्द रूप ऐसे हैं जहाँ किसी में भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये इतना पोर्शन, अब यहाँ कर्तरी था, ओस था, ओस एज इट इज है, और इसको गुणादेश हो गया। इसमें कोई अंतर नहीं। इतना पोर्शन लगभग सभी शब्द रूपों में समान मिलेगा। बाकी सब जगह ही है जहां हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी यहाँ टा को कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे कर्त्रा बना है। ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं इसे देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कर्तृ और पितृ देखने के बाद गो शब्द देख लेना डायरेक्ट। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम टू सेम चलते हैं। ये अकेले ऐसे शब्द रूप है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में चलते हैं, और दोनों में ये समान चलते हैं। इनको सिर्फ देखना पड़ेगा। फिर आएंगे हमारे स्त्रीलिंग शब्द शुरू हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में सबसे पहले है रमा, आकारांत। आकारांत के बाद फिर इकारांत, इकारांत, इसमें दोनों होते हैं। फिर स्त्री शब्द, ये सखी के जैसे अलग चलते हैं। ठीक है। फिर उकारांत और ऊकारांत। अब ये कैसे चलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम अगली क्लास में रमा और पितृकर्तृ इन तीनों को लेके चलेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छी तरह से जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया है तो प्लीज अभी चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो। आ गया है तो यस मैम लिख दो, क्योंकि मुझे पता है माइक ऑन करके तुम बोलोगे नहीं।
तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? आ तो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो। सिद्धि याद करना नहीं है, शब्द रूप याद करने हैं। और सिद्धि कराने से शब्द रूप इजीली याद होते हैं, इसलिए सिद्धि साथ ही करा रही हूँ। और दूसरा ये कि कौन सा कैसे हुआ, अभी जब संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमें नहीं पता कौन सा कैसे हुआ, तो दिक्कत हो जाती है। ये करने से क्या होता है कि हमें अगर कोई नया शब्द मिल भी जाता है ना, तो हमें पता चल जाता है कैसे हुआ। इस वजह से ये समझना जरूरी है। बाकी शब्द रूप तो याद करने पड़ेंगे। उसमें भी जैसे अगर हमने खाली एक वो कर लिए याद, कौन से? व्याति वाले, जिनको यूजुअली हरि के रूप चलाते हैं, उसकी तरह सारे रूप चलते हैं। वो एक याद हो गए तो वायु, उकारांत और इकारांत दोनों के दोनों पूरे पलट जाएंगे। राम शब्द याद हो गए, ये कितने हरि से अलग है। 3-4 जगह है जहाँ घी संज्ञा की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो भी एक वचन के अंदर ही आया है खास, बाकी कहीं नहीं आया। तो उन जगहों पर हमें ये ध्यान देना है कि हाँ इतना अलग है, उसके अलावा की सब सेम है। तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। ये पढ़ने के बाद में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। बाकी एक बार एक काम करना, इनको पीडीएफ मैंने भेजी दी है। डेली एक बार मॉर्निंग में या जब भी टाइम मिले, एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम उसकी एक रीडिंग लगा लेना। अगर 10 दिन लगातार रीडिंग लगाई ना, तो 11वें दिन अगर किसी ने पूछ लिया, अगर कहीं लिखा आ गया ना, तो मिस्टेक नहीं होगी कि कौन सी विभक्ति है। हमें बस ये पहचाननी है कि कौन सी विभक्ति है। और ऐसा क्यों पहचानना है, क्यों? हमें आगे कारक पढ़ने हैं, मतलब जो कारक पढ़े हैं हमने, उनका यूज करना है ट्रांसलेशन में और वाक्य शुद्धिकरण में। दूसरा, हमें डायरेक्ट विभक्ति पूछ ले एग्जाम में, मान लो राम शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखी है, तो हमें सीधा सीधा रामस्य कैसे लिखना होगा? रामस्य याद आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? हमने अगर टा गसी गसाम इनात्स्या, अगर ये हमें याद है तो हम सीधा सीधा स्य कर देंगे, रामस्य बन गया। और अगर ये याद नहीं है और हमें यूं याद है रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेशु, तो सीधा सीधा षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया ना। या तो किसी को फ्लो में याद होते हैं या किसी को बना के याद होते हैं। जिनको समझ के याद होते हैं वो ये समझ के याद कर लेंगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। और जो समझना नहीं चाहते उनके लिए तो मैंने पीडीएफ भेज दी है, एक बार पढ़ लो, बार बार अपने आप याद हो जाएगा। संस्कृत के साथ एक चीज है, संस्कृत के किसी भी चीज के साथ अगर आप रटना नहीं भी चाहते ना, आप उसको दिन में एक बार रीडिंग लगा लो। संस्कृत की कोई भी चीज है, चाहे श्लोक याद करना है ना सिलेबस के, वो भी अगर एक पेपर पे लिख लो, रोज एक बार रीडिंग लगा लो, 1 महीना लगा लो। अगर दूसरे महीने में याद नहीं हुए हो ना, तो एक चीज तो जरूर होगी, अगर मैंने कहीं बोलते बोलते मिस्टेक की तो तुम जरूर पकड़ लोगे। ये चीज होती है क्योंकि ये चीज फ्लो में चलती है। फ्लो से याद करो। हाँ, मैंने तो इस तरह से याद किए थे। रामा रमो रमा रमो रमो रमन रामे रमाभ्याम रमेह रामाय रमाभ्याम रमेह रामात रमाभ्याम रमेभ्यः रामस्य रामयो रामणाम रामे रामयो रामेषु हे रामो हे रामः। ठीक है, ये 6th क्लास में याद हो गए थे मान लो। लेकिन 9th 10th में हमारे एक टीचर ऐसे आए थे संस्कृत के, जिन्होंने ना सिंगिंग करके करना सिखाया। और फिर जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारी मैम ने हमको राम शब्द की पूरी सिद्धि सिखाई थी। और वो सिद्धि करने के बाद तो मुझे कोई डाउट ही नहीं बचा राम शब्द में। पता है कभी नहीं पढ़ा, तभी तो पढ़ाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, जैसे एक बार डेली एक बार रीडिंग मार लिया करो। और वैसे नहीं हो तो एक बार मेरा गला ठीक हो जाए ना, उसके बाद में इन्हें याद करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसे तरह के तैयार करने की कोशिश करूंगी, उससे हो जाएंगे नहीं तो। और गला ठीक होने के बाद ही हो पाएगा वो। लेकिन अभी एक बार इनको डेली, जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें जितने शब्द रूप है उनको एक बार डेली रीडिंग मार लो। और एक मैं हलंत वाली भेज दूंगी, बस इतना काफी होगा। अभी से लगा के एग्जाम तक डेली अगर एक बार रीडिंग मार लोगे ना, और उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, इतने ज्यादा पेज नहीं है, बस उसकी एक बार रीडिंग मारनी है।
जैसे पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरन पित्रा पितृभ्याम पितृभि पितरे पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितृभ्याम पितृभ्य। इस तरह से एक रीडिंग मारनी है। एक रीडिंग मार लेना डेली। 1 महीना भी मारोगे तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि कुछ पता नहीं है, आंसर जरूर लिख के आओगे। ठीक है। ओके, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड नाइट।